आज के देश में सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा अगर कोई भी है तो ये वह पेंशन से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। बीते हुए कुछ वर्षों में यह भी मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि यह संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बन चुका है। हाल ही में संसद में भी इस सवाल को उठाया गया कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन जो भी है आप लोगों की ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने पर विचार कर रही है या नहीं। इस सवाल के जवाब ने लाखों कर्मचारियों की उम्मीद और ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की सबसे पुरानी पेंशन व्यवस्था रही है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक यही सिस्टम चलता रहा। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन मिलती थी। यह पेंशन कर्मचारी के आखिरी वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होती थी। कर्मचारी को अपनी सैलरी से किसी तरह का पेंशन योगदान नहीं देना पड़ता था। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। यही वजह है कि ओपीएस को कर्मचारी स्वैच्छिक और भरोसेमंद मानते हैं। समय के साथ सरकार पर पेंशन का बोझ पड़ता गया, कर्मचारी की संख्या बढ़ती गई और वेतन आयोग के साथ पेंशन की राशि भी बढ़ती रही। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता रहा। सरकार को भविष्य में बढ़ते हुए पेंशन खर्चा की चिंता सताने लगी। इसी वजह से केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने का फैसला लिया और उसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लागू किया गया था। एक डिमांड कंट्रीब्यूशन स्कीम के रूप में लाया गया। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों को हर महीने एक तय प्रतिशत के हिसाब से योगदान करना होता है। यह पैसा बाजार में निवेश किया जाता है और रिटायरमेंट के समय इसी फंड से पेंशन मिलती है। एनपीएस में पेंशन की राशि पहले से तय नहीं होती है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में निवेश का क्या रिटर्न कैसा रहा। अब यही से विवाद की शुरुआत हुई। कर्मचारियों को यह डर लगने लगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी का कोई भी गारंटी नहीं है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर उनकी पेंशन निर्भर होगी। बहुत से कर्मचारी को यह सिस्टम असुरक्षित लगने लगा। खासकर वह कर्मचारी जो कम से वेतन पर काम कर रहे थे। उन्हें चिंता सताने लगी कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का फैसला लिया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने यह कदम उठाया है। इन राज्यों की सरकार का कहना था कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और ओपीएस इसमें सब। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अलग रहा। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि पूरे देश में ओपीएस को फिर से लागू करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। इसी बीच केंद्र ने एक नया विकल्प पेश किया जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस नाम दिया गया था। यह स्कीम ओपीएस और एनपीएस दोनों के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई थी। वे चाहें तो एनपीएस से या फिर यूपीएस में स्विच कर सकते हैं या फिर यूपीएस से वापस एनपीएस में जा सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर 2025 तक की डेडलाइंस तय की गई थी। इसमें कर्मचारियों के कुछ हद तक गारंटी भी मिली और सरकार पर अन्य नियंत्रण बोझ भी न पड़े। यूपीएस को के तरह न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी पेंशन देने का प्रावधान रखा गया। यह बात अपने आप में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी गई थी। हालांकि यूपीएस को लेकर भी कई सवाल उठे। संसद में सांसदों ने वित्त मंत्रालय से सीधा सवाल किया गया कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के प्रचाराधीन है। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचारधाराधीन नहीं है। इस बयान ने स्थिति को काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया।
इसका मतलब साफ था कि केंद्र सरकार ना तो एनपीएस को पूरा तरह से ख़त्म करने जा रही है और ना तो ही ओपीएस को देश भर में वापस लाने का कोई इरादा रखती है। सरकार का फोकस यूपीएस जैसी बीच के रास्ते पर है। सांसदों ने एक और अहम सवाल उठाया कि जिन राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू कर दिया गया है, वहां एनपीएस के तहत जमा किया गया फंड क्या राज्य सरकार को वापस किया जाएगा? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एनपीएस के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों को योगदान पीआरआरडीए के तहत जमा होता है। इसका सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि मौजूदा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत एनपीएस में जमा कॉर्पस को राज्य सरकार को वापस किया जा सके। पीएफआरडीए एक्ट 2013 और उससे जुड़े नियमों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह हुआ है कि राज्य को ओपीएस लागू करने के बावजूद एनपीएस को पैसा वापस नहीं मिलेगा। यह स्थिति कई कर्मचारी के लिए उलझन भरी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको समझा दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। किसी राज्य कर्मचारी ने 15 साल तक एनपीएस में योगदान किया और फिर राज्य सरकार ने ओपीएस लागू कर दी। ऐसे में उस कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा पैसा क्या होगा? इस पर अभी भी स्पष्ट समाधान नहीं है। यूपीएस को लेकर एक और विवाद यह है कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी से जो योगदान काटा जाता है वह रिटायरमेंट के समय वापस नहीं किया जाता है। ओपीएस में ऐसा नहीं था। ओपीएस में कर्मचारी का कोई भी योगदान नहीं करता है और फिर भी पूरी पैसा वापस नहीं मिलता है। यह बात कर्मचारियों को खटक रही है। सरकार का कहना है कि यूपीएस में पेंशन एक तरह से एश्योर्ड पे आउट के रूप में दी जाती है। अगर कोई भी कर्मचारी अपने कॉर्पस का बड़ा हिस्सा निकालना चाहता है तो उसकी मासिक पेंशन उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अगर कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपना कॉर्पस का 60% निकाल लेता है तो उसकी मासिक पेंशन कम हो जाएगी। यूपीएस में 25 साल की सेवा पूरी करने पर पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान रखा गया है। अगर सेवा अवधि 25 साल से कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा है तो पेंशन उसी के अनुपात तय होगी। यह व्यवस्था ओपीएस से मिलती जुलती है लेकिन पूरी तरह से बेसी नहीं है। अब यूपीएस में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को 60% का दर से फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा महंगाई राहत यानी डीए भी दी जाएगी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगी। ग्रेच्युटी को लेकर भी यूपीएस में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एक सुमत भुगतान मिलेगा और हर 6 महीने की पूरी सेवा के लिए 1 महीने का वेतन का 10वां हिस्सा ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। यह राशि पेंशन से अलग होगी। सरकार का आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर 2025 तक केवल 1,22,123 कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना। इसमें नए कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारी और पहले रिटायरमेंट हो चुके कर्मचारी शामिल हैं। यह संख्या कुल केंद्र सरकार कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी कम मानी जा रही है। अब जैसे कि इससे यह संकेत मिलता है कि कर्मचारी अभी भी अजमजस में हैं। बहुत से लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि यूपीएस उनके लिए बेहतर है या फिर एनपीएस या फिर ओपीएस की मांग अभी भी बनी हुई है और कर्मचारी संगठन लगातार अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए, जैसे कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी रिटायरमेंट से पहले 4,000 रुपये है और ओपीएस में उसे लगभग 20,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलती है, तो यूपीएस में भी 25 साल की सेवा पर उसे करीब 20,000 रुपये की गारंटी पेंशन मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जीवन भर योगदान करना होगा और कुछ शर्तें भी होंगी। ये मैंने आप लोगों को उदाहरण के लिए समझाया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यही कारण है कि ओपीएस और यूपीएस की तुलना करते हुए समय कर्मचारी सिर्फ आंकड़ों को नहीं बल्कि
भरोसे और सुरक्षा को भी देखते हुए ओपीएस में सरकार की पूरी गारंटी होती है। यूपीएस में सरकार गारंटी देती है, लेकिन सीमित दायरे में। आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। चुनाव राजनीतिक में भी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई राज्यों सरकार ओपीएस को एक राजनीतिक वादा मानकर पेश कर रही हैं, जबकि केंद्र सरकार वित्तीय अनुसाधन की बात कर रही है। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में ये साफ है कि केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरा देश में वापस लाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीएस को एक संतुलित विकल्प के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की संतुष्टि अभी भी पूरी नहीं पाई है। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल समान सूचना के उद्देश्य से है। मैं किसी भी सरकारी योजना, पेंशन या लाभ की कोई भी गारंटी नहीं देता हूँ और ना ही किसी प्रकार का दावा करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित होती है। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी सत्यापना और नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित सरकारी विभाग या फिर आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें, या फिर आप लोग सरकारी नोटिफिकेशन से ताज़ा खबर लें, या फिर सरकारी समाचार या फिर अधिकतम यूट्यूब चैनल या फिर सरकारी अखबार से ही जानकारी आवश्यक प्राप्त करें। किसी भी निर्णय के लिए आप ही स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।